उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का पहला चरण खत्म हो गया है। आजकल यहाँ के बंजर पड़े खेतों में सावन ने हरियाली लौटा दी है, तो वीरान पड़े गांवों में पंचायत चुनाव के कारण रौनक लौट आई है। गांवों में बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए दिल्ली, देहरादून, यूपी, हरियाणा और यहाँ तक कि मुंबई और अहमदाबाद से भी आए हुए हैं। ये लोग उम्मीदवारों के खर्च पर गांव आए हैं। मुझे इन गांवों को नजदीक से देखने का मौका मिला। पौड़ी जिले में कई ब्लॉकों के दर्जनों गांवों में मैंने कई तरह के चुनावी दंद-फंद देखे। ऐसे ही कुछ दंद-फंद समेटने की कोशिश करूंगा। वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। पंचायत चुनावों में मैं पौड़ी के कोट, पौड़ी, एकेश्वर, पोखड़ा, वीरोंखाल और रिखणीखाल ब्लॉक के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में गया। मुझे इन चुनावों में जो चीज सबसे ज्यादा दिखी वह थी जलेबी। दूसरा नंबर शराब का था और तीसरा समोसे का। मुझे बताया गया कि कुछ मोटे उम्मीदवार नकदी भी बांट रहे हैं। इस तरह का दावा कई लोगों ने किया, इसके सबूत मुझे नहीं मिले। लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे लोगों को उम्मीदवार अपने खर्च पर वोट डलवाने के लिए लाए, ये मैंने खुद देखा। लगातार व्यस्त रहने और इंटरनेट की स्पीड न मिलने के कारण मैं वहां से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लिहाजा वापस देहरादून लौटकर वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इस भ्रमण में मैं कुछ समय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता डॉक्टर प्रेम बोखंडी के साथ रहा। उन्हें कांग्रेस ने पार्टी ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा था। मुझे लगता है सबसे पहले उनसे हुई बातचीत के कुछ हिस्से हमें देखने चाहिए, क्योंकि चुनावों में जो दंद-फंद हुआ उसमें कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भी पीछे नहीं थे। हम सीधे चलते हैं डॉक्टर प्रेम बोखंडी के पास। देखिए, मैंने जो सबसे बड़ी चीज देखी है, जिसको मैं दुखद कहूंगा, वही कहूंगा कि पूरा चुनाव मुद्दा विहीन है। भारतीय जनता पार्टी या उनके लोगों से तो हम उम्मीद नहीं करते कि वो मुद्दे को उठाएं। संघ कैसे जो समर्थित हैं या जो उनके लोग हैं, वो तो जनरली संविधान और इन सब का विरोध करते हैं। उनके लिए पंचायत राज कानून कुछ है नहीं। लेकिन थोड़ा मुझे अफसोस अपने कांग्रेस के वर्कर से भी होता है कि वो भी मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रहे। वो लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं। जलेबी समोसे के अलावा शराब और पैसा भी चल रहा है। दूसरा समूह तो जो सरकार समर्थित समूह है वो तो ये कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के समर्थक जो हमारे साथी हैं वो भी जलेबी और उसको कर रहे हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे भी दिखाई मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने ये बात उनको बोली। मैंने अपनी कैंडिडेट से कहा कि जो आपकी ताकत है, आप अच्छी स्पीकर हैं। कैंडिडेट है हमारी पूनम कंतुरा, बहुत बेहतरीन स्पीकर है। मुझे लग रहा है अगर महिला नेत्रियों के बारे में बात की जाए तो इस टाइम उत्तराखंड की सर्वश्रेष्ठ नेत्रियों में से एक वो होने की उनके अंदर क्षमता है। बहुत अच्छा मुद्दों पर उनकी समझ है, बहुत अच्छा भाषण देती है। मैंने उनसे कहा कि आप अपने मुद्दों पर प्ले कीजिए। मैंने अन्य जो साथी हैं, सुरेंद्र नेगी रावत, जिनके हम अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हैं, वो इस क्षेत्र के जाने माने नाम है और बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं मुद्दों की। पंचायती राज के चूंकि पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं तो पंचायत राज की उनको बहुत बेहतरीन समझ है। समस्या यह है कि वो भी मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं, जिससे मुझे थोड़ा दुख हुआ है। मैं लगातार इस बात को कांग्रेस के अंदर भी और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोगों को कह रहा हूं कि मुद्दों पर चुनाव लड़िए। चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उस पर मुद्दा जरूर होना चाहिए। जो कैंडिडेट है वो ये जरूर बोले मेरा मुद्दा क्या है, मैं किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहूँ। थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के तो हैं, आपके भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके काफिले में दर्जनों गाड़ियां चल रही हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? आपकी पार्टी के भी हमें जोड़ देके बता। मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि ये मुझे दुखद लगा। मैंने 1-2 जगह गया और मुझे ये दुखद लगा, तो मैंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। मैंने कहा मैं इस तरह की पॉलिटिक्स के साथ शामिल नहीं हो सकता हूँ। मुद्दे पे बात कीजिए। पंचायत के जो बुरा का पूरा अधिनियम है, 73वां संविधान है, संविधान संशोधन है, जिसके तहत पंचायतों को ताकत दी गई है। 50% का जिसमें यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, दलितों को रिजर्वेशन दिया है, आदिवासियों को रिजर्वेशन दिया गया है। उस जगह में हम चाह रहे थे कि इन मुद्दों पर बहस हो। हम बीच में फिर टोक रहा हूं मैं। मोटे तौर पर आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए ये पंचायत चुनावों में? देखिए, जो गांव दिख रहा है नीचे, ये मेरे मामा कोट है। अच्छा। मेरे मामाओं का गांव है, ठीक है। बस्तांग इस गांव का नाम है। यहीं पे हम पटोटी गए, जो मेरी माँ के मामाओं का गांव है। मैं अभी वहां से आया हूँ। गांव खाली दिख रहा है,
हाँ। इस गांव के लोग बहुत ऊंची पोस्ट में, बड़ी बड़ी पोस्ट में नौकरी कर रहे हैं। गांव में मुश्किल से 2 या 3 लोग दिखाई देते हैं। मेरे मामा का घर भी अब सामने लगभग टूटा हुआ है। वो जो नीले मकान के बगल में मकान है वो मेरे मामा जी का घर है। गांव बंजर पड़ जाएंगे। गांव के अंदर ये जो बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं कुकाट श्रेणी के जो पेड़ जमे हुए हैं, जिसकी वजह से जंगल गांव तक घुस गया है। ये जंगल आपको देखेंगे गांव के अंदर घुस चुका है। इसके अंदर वाइल्ड लाइफ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। ये जो लेंटाना झाड़ियां हैं, ये पूरी तरह लेंटाना की झाड़ियां, काला बांस की झाड़ियां और गाजर घास, इस तीन ने यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर दिया। वन पंचायतें खत्म हो चुकी हैं। सरकार ने जानबूझ के वन पंचायतों को खत्म किया है। शिक्षा का जहां तक सवाल है, स्कूल लगभग बंद हो चुके हैं। आंगनवाड़ी काम नहीं कर रही है, आशा वर्कर काम नहीं कर रही है। जो 29 विभाग देने की बात थी पंचायतों को, जो अनुसूची 11वीं अनुसूची के तहत 29 विभाग दिए जाने चाहिए, और जिस पंचायती राज का सपना देखा था कि ग्राम प्रधान उस गांव की सरकार का मुख्य व्यक्ति होगा, वो दम पर सरकार चलेगी, वो टोटली मिसिंग है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हम मान के चल रहे हैं कि जो आरएसएस समर्थित सरकार है वो तो संविधान को कमजोर करेगी। वो तो पंचायत राज कानून को मानती नहीं है, तो उनसे तो मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के लोगों को इस मुद्दे को उठाना चाहिए था कि हम 74वें और 73वें संशोधन के जो मौलिक मुद्दे हैं, 29 के 29 विभाग उनके पास हैं, उनको पूरी तरह से, गांव के अंदर सफाई का मामला है, गांव के अंदर पानी का, पेयजल का मसला है, गांव के जो इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी हैं वो डिपेंड होने चाहिए प्रधान के ऊपर। अभी उल्टा ये हो रहा है कि प्रधान उनके ऊपर डिपेंड है, प्रधान को वो चला रहे हैं अपने हिसाब से। जो जिनको हम ये बोलते हैं पंचायत सचिव और ये सब बोलते हैं, ये प्रधान को चला रहे हैं। ब्लॉक के अधिकारी प्रधान को चला रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख को चला रहे हैं, जिले के जो अधिकारी हैं वो जिला अध्यक्ष को चुना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पंचायत राज कानून को का हास हो रहा है। उसका इम्प्लीमेंटेशन जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है। इसके लिए एक बड़ा सोशल मूवमेंट करने की जरूरत है। राजनीतिक दलों की चिंता ये होती है उनको चुनाव लड़ना है, उनको चुनाव जीतना है। उनके लिए चाहे आपने गाड़ियों का काफिला है, क्योंकि दूसरा अगर 100 गाड़ियों का काफिला ला रहा है और मेरे काफिले में 40 गाड़ियां नहीं है, तो फिर मैं तो पहले ही चुनाव हार गया, मैं तो कमजोर नजर आ गया। अगर दूसरा जलेबी और समोसे के साथ दारू भी पिला रहा है और मैंने जलेबी भी नहीं खिलाई और समोसा भी नहीं खिलाया, तो मैं तो कमजोर पड़ गया। और चर्चाएं हो नहीं रही है, डिबेट हो नहीं रही है, बातचीत हो नहीं रही है। बातचीत करने में दोनों समूहों में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। मैंने कई जगहों में गया, मैंने अपने कैंडिडेट्स के लिए जो सभाएं करी, उन सभाओं में बड़े पैमाने पर लाइफ स्किल की बात करी, जीवन कौशल की बात करी कि पंचायतों का ये भी एक जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा जब यहां से बाहर जाए तो वो सशक्त होकर जाए। अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं इससे हटकर, एक इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट है कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र से दूसरे जगहों में रोजगार करने जा रहा है, ब्लॉक में उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और जो ब्लॉक में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा तो जिस जगह वो जाएगा, अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, हादसा हो जाता है, तो ब्लॉक की जो कमेटी है, ब्लॉक का जो प्रशासन है, वो उस व्यक्ति को वहां से छुड़ा के लाएगा। इसलिए ज्यादातर सरकारों के अलग अलग जगह कमिश्नरी होती है, अलग अलग स्टेट्स में उनके अधिकारी होते हैं, वो उसी काम के लिए होते हैं, इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट के लिए होते हैं। आज इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट तो हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी जैसी एक बच्ची जो हमारे इसी तरह के किसी छोटे से डोप सिरकोट नाम के गांव से गई थी, वो बच्ची अगर सशक्त होती, उसको हमने लाइफ स्किल दी हुई होती, ग्राम प्रधान ने अगर उसको लाइफ स्किल को लेकर बात की होती, स्कूल ने अगर उसके लाइफ स्किल को लेकर बात की होती, पंचायतों में अगर लाइफ स्किल को लेकर चर्चा हुई थी, जीवन कौशल को लेकर बात की होती, बाहर जाके कितना बात करना है, कितनी बात करनी नहीं है, करनी है, किससे करनी है, कैसे आपने सशक्त होना है, उनको लैंग्वेज सिखाई गई होती, तो संभवतः उस बच्ची के साथ वो हादसा न होता जो हादसा उसके साथ हुआ, वो पहले दिन अलर्ट हो जाती। मेरा एक सवाल और है कि उनको तो उम्मीदवारों को चुनाव जीतना है, वो कुछ भी करें, जलेबी बांटे, वो करें, लेकिन मतदाताओं का रुझान भी उसी तरफ है, जलेबी की तरफ, समोसे की तरफ। तो इससे हम अपने समाज को, मतदाताओं को, जो हमारा समाज है, उनको कैसे बाहर निकालें? सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आप नीतियों की बातें लगातार करते हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है? इससे कैसे उभरे हम? ये सबसे बड़ा अफसोस की बात है और ये हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे मैंने प्रयास भी कर रहा हूँ, मैं गया, मैंने बातें करी, लोग ऐसे, उनका कोई मेरी बातों पे शायद संभवतः ध्यान नहीं था जितना ध्यान उनका जलेबी और समोसे की खुशबू पे था। एक तो ये संकट है। दूसरा संकट जिस पर आप गौर कीजिएगा, आज किसी ने उठाया भी इस मुद्दे को, जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं गांव में वोट डालने के लिए, जिनका गांव से कोई संबंध नहीं है,
जो गांव की रोजमर्रा की चीजों में से उनका कोई संबंध नहीं, उनको पता नहीं है कि वाइल्ड एनिमल बाघ उनके गांव में लोगों को खा रहा है, चूहों का आतंक हो रखा है, हमारे खेतों में चूहे खा जाते हैं। आज मैंने सुबह भी कहीं चर्चा की, जंगली सुअर का आतंक है, बंदरों का और इनका आतंक है, जो ग्राम सभा को करना चाहिए। चूंकि ग्राम का रहने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पा रहा उनके सामने, ये सब जो दिल्ली से और महानगरों से आज बसें भर भर के आए हैं, जिनको कैंडिडेट अपनी गाड़ियों में ला रहा है, अपने खर्चे पर ला रहा है, वो गड़बड़ कर रहे हैं। उनकी गड़बड़ के साथ स्थिति यहां तक हो रही है कि ये जो गांव में लोग हैं, अब उनको ये दो चीजें हैं, या तो वो इतने हताश निराश हो चुके हैं, उनको पता है कि अब सरकार से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए एक दिन जलेबी मिल रही है उसको खा लो, एक दिन समोसा मिल रहा है उसको खा लो। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई आप लोग जलेबी खाने क्यों गए? उसने कहा साहब गांव का मामला था, जलेबी आई थी, अगर हम नहीं जाते तो आज ही से दुश्मनी शुरू हो जाती कि साहब वो हमारे कैंडिडेट जलेबी लाए थे और आप नहीं आए, इसका मतलब आपने तो वोट नहीं डाला होगा। तो जलेबी खाना कोई वोट डालने की गारंटी नहीं है, समोसा खाना वोट डालने की गारंटी नहीं है, लेकिन वहां इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि गांव में आया, वो टोकरा भर के आया है, एक तो खा भी लो जलेबी, और दूसरा तो ये बड़ा दुखद मामला है। लोगों को देखिए, जो लोग, मैं हमेशा अक्सर बोल रहा हूँ आजकल कि अक्सर सोशल मीडिया में दिखाई देता है कि उस गांव में विकास नहीं हुआ, बच्चे पुल पार नहीं है तो नदी में से पार कर रहे हैं, ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि आप उस गांव के मुझे बूथ नंबर बता दीजिए और मैं आपको उसके जन्म पत्री बना के दिखा दूंगा। फॉर्म 20 है, फॉर्म 20 निकालिए और पिछले 5 चुनाव में, 4 चुनाव में पता कर लीजिए उस गांव के लोगों ने वोट किसको दिया है और जिस कैंडिडेट को दिया उसके मुद्दे पता कर लीजिए। तो अगर मुद्दे जलेबी और समोसे पे चुनाव लड़े जाएंगे तो फिर उस उम्मीदवार से आप उम्मीद भी मत कीजिए कि वो आपके गांव में काम करेगा, और फिर आप रोना मत रोइए। तो एक गांव के लोगों को समझना पड़ेगा, और इसके लिए मैं हमेशा कह रहा हूं, पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि अब उत्तराखंड को नेताओं की जरूरत नहीं है, सोशल रिफॉर्मर की जरूरत है। 4-5 सोशल रिफॉर्मर हो जो अपना सर पे कफन बांध लें और लगातार घूमते रहे और बताते हैं लोगों को भी तुम गलत कर रहे हो। क्योंकि डेफिनेटली जब हम किसी गांव में जाके लोगों को कहते हैं तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत तरीके से वोट दे रहे हो, तो लोग नाराज हो रहे हैं। तो सोशल रिफॉर्मर ऐसा हो कि हो जाने जो नाराज, मेरे बाप का क्या कर रहे हो, देखी जाएगी। मैं तो देखो राजनीतिक कार्यकर्ता हूं तो मैं तो थोड़ा सॉफ्ट बोलूंगा, लेकिन जो भैया मुझे चुनाव लड़ना है, मेरे को भविष्य में राजनीति करनी है, लेकिन जिनको राजनीति नहीं करनी, जो सोशल रिफॉर्मर है, उनको आके बोलना पड़ेगा, कड़वा बोलना पड़ेगा कि तुम अपने लिए ये 500 रुपए, आज जो तारीख है 23 तारीख की, आज जो 500 रुपए और दारू चल रही है, जहां पे बड़े आसपास आप बड़ी बड़ी गाड़ियां मैं देख रहा हूँ सुबह से शाम तक, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ घूम रहे हैं जो उनको यहाँ के नहीं है, अजीब गरीब उन्होंने कपड़े पहन रखे, ये सब इसी काम के लिए आ रखे। और लोगों को सोचना चाहिए, इनको भगाना चाहिए, कंडली लगानी चाहिए इन पे कि भैया तुम हमारे गांव में साल तब तो नहीं दिखाई देते जब बाघ हमारे गांव में किसी बच्चे पे अटैक कर देता है, तब तो नहीं दिखाई देते जब हमारे गांव में पानी नहीं होता है, तब तो नहीं दिखाई देते। मैंने देखा जंगलों से, घने जंगलों से पैदल आ रहे हैं, उनके लिए स्कूल से आ रहे हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है। मैं हमेशा ही बोल रहा हूं कि स्थानीय स्तर पर स्कूलों के बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं है, वो चर्चा में क्यों नहीं आ रहा है, उस पर किसी की चर्चा नहीं है। माँ बाप कहते हैं ना कुछ हूं नीच, अरे हूं नीच में तुम सवाल उठाओगे तब तो कुछ होगा, तुम कोई बात ही नहीं करते उस मुद्दे पे। यात्रा सीजन पे, आजकल तो चुनाव चल रहे हैं, यात्रा सीजन पे इस क्षेत्र में आप घूमिए कभी, त्राहिमाम मची रहती है, गाड़ियां नहीं है, बीमार लोग हैं। आज सुबह भी मैं एक बुजुर्ग को बिठा के लाया हूँ, गाड़ियां नहीं होती, आज भी गाड़ियां नहीं है क्योंकि सारी गाड़ियां इलेक्शन में लगी हुई हैं, तो जो लोकल गाड़ियां। लेकिन जो नियमित समय पर, जैसे हिमाचल में हम देखते हैं कि भाई 3:30 पे किसी गाड़ी ने आना है तो आना ही आना है, क्यों नहीं सरकार ऐसी व्यवस्था कर पा रही है? क्यों हम बड़ी गाड़ियों पे 40 सीटर और 32 सीटर गाड़ियों की बात कर रहे हैं? 7 सीटर 8 सीटर गाड़ियां भी अगर नियमित चलना शुरू हो जाए, एक रूट के ऊपर रूट फिक्स कर दिया जाए, और उनको आजकल तो GIS का जमाना है, उनकी मैपिंग वो पता चल जाए कि किस जगह पे है, वहां से अपना अपडेट कर दें और वो गाड़ियां घूमती रहें। तो ये जो बच्चे स्कूलों के जा रहे हैं, जंगलों के बीच में से जा रहे हैं, जिन पर अटैक हो रहा है, कम से कम वो बच जाएंगे। अच्छा, चलते चलते एक सवाल, आपने भी सुना होगा कई लोगों को, कई उम्मीदवारों के भाषण, और मैंने भी सुने कई लोगों को, कई उम्मीदवारों से व्यक्तिगत रूप से भी मैंने सवाल किया। ज्यादातर को नहीं मालूम कि पंचायतों के काम क्या होते हैं। मैंने चुपके से कुछ लोगों को पूछा भी संविधान की 11वीं अनुसूची क्या है, तो ज्यादातर को क्या, किसी को भी मालूम नहीं है। तो ऐसे में कैसे गांव का विकास होगा? मैंने वही कहा ना कि विचार की बात है। कुछ गांव में, जैसे कर्नल यशपाल नेगी के गांव में है, वो चुनाव लड़े हैं, कर्नल साहब हैं, वो डेफिनेटली, बिमला गुंजियाल जी हैं, वो चुनाव जीती हैं, निर्विरोध जीती हैं, वो डेफिनेटली अनुसूची उन्होंने पढ़ ली होगी और उन्होंने काम भी पढ़ लिए होंगे। और जो उनके गांव का ग्राम सचिव है वो घबरा भी चुका होगा कि भाई अब कर्नल साहब के सामने या बिमला गुंजियाल के सामने मेरी नहीं चलने वाली। स्थिति ये है कि गांव के अंदर जो इस वक्त लीडरशिप आ रही है, वो ज्यादातर वो लोग आ रहे हैं, या तो वो बौसाती हैं, ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, भूमाफिया हैं, जमीनें बेचने वाले लोग हैं, या तो वो शहर से आके अपनी बीवियों को खड़ा कर रहे हैं, या सरकारी मास्टर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनकी बीवियां चुनाव लड़ रही हैं। वो जानते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे करना है।
मैं ये कह रहा हूं कि आज पंचायत राज के चुनाव हो रहे हैं, आज करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, एक एक कैंडिडेट, अभी गाड़ियां जो बड़ी बड़ी घूम रही हैं, एक एक कैंडिडेट लाखों लाखों रुपए में खर्च कर रहा है। ये मेरे मामा का गांव है, इसको क्या फायदा होने वाला है? क्या ये गांव बसने वाला है? क्या ये गांव के अंदर ये जो कुकाट श्रेणी के पेड़ जम गए हैं, ये जो लेंटाना की झाड़ियां दिखाई दे रही हैं, जो ये पानी की समस्या हो रही है, क्या इसको सॉल्व करने के लिए किसी के पास कोई एजेंडा है, किसी के पास कोई आइडिया है? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पंचायत चुनावों में किस तरह और कैसे कैसे लोकतंत्र की इस सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई को मजाक बनाकर रख दिया गया, इस पर एक और वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। फिलहाल आपसे एक अनुरोध, आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो शेयर भी करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी.com भी देखें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, आप जानते ही हैं। इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे, तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर मुझे आर्थिक सहयोग अवश्य भेजें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। तो जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।